तो बैटल ऑफ गॉड्स की स्टोरी उसी तरह से कंटिन्यू होती है जहां तक हम सब ने ये देख लिया था कि किस तरह बीबी डोंग वॉर में मौजूद सोल्जर्स का यूज कर रही होती हैं और उन सब की बॉडीज और उनकी पावर का यूज करते हुए अपनी पावर को बूस्ट करवा रही होती हैं। जहां पर जैसे ही इनफ सोल्जर्स की बॉडीज को बीबी डोंग कैप्चर कर लेती है तो उसी के साथ ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जिसके अंदर बीबी डोंग एंटर होने के लिए आ जाती है और इसी के साथ ही हम एक न्यू टेम्पल को देखते हैं जो कि शायद से राक्षसा गॉड का टेम्पल भी हो सकता है। और इस इनहेरिटेंस टेम्पल में जाने के बाद बीबी डोंग अपने इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर सकती है, जिसके साथ ही बीबी डोंग यहाँ पर आते ही सारे वर्शिपर्स से कहती है मैं बहुत ही जल्द टेम्पल गेट में एंटर होने वाली हूँ और अपने इनहेरिटेंस को कंप्लीट करने वाली हूँ और तब तक मैं जियालिंग गेट को तुम सब के हवाले कर रही हूँ। इसी के साथ ही सारे वर्शिपर्स इस बात पर एग्री हो जाते हैं और बीबी डोंग के गॉड बनने पर वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं क्योंकि इन सब को यही पता होता है कि जैसे ही बीबी डोंग गॉडेस बन जाएगी तो इनकी गॉडेस क्यान नेंगशुई के लिए जियालिंग गेट भी सिक्योर हो जाएगा, जिसके साथ ही बीबी डोंग इस गेट के अंदर एंटर हो जाती है और उसी के साथ ही हम देखते हैं तांग सेन और क्यान नेंगशुई भी फाइट करते हुए बीबी डोंग के इस इनहेरिटेंस गेट को देख लेते हैं जिसके ओपन होने का मार्क या फिर इसकी डिवाइन एनर्जी या फिर इवल एनर्जी को दोनों गॉड ही सेंस कर लेते हैं। जिसके साथ ही तांग सेन कहता है ये तो इनहेरिटेंस गेट है, जैसे ही बीबी डोंग गॉडेस बन जाएगी तो उसके बाद हम लोग काफी बड़े मसले में फंसने वाले हैं, जिसकी वजह से जितना जल्दी हो सके हम सबको उतना जल्दी जियालिंग गेट को कंकरर करना होगा। इसी के साथ ही हम आते हैं सारे श्रेक डेविल्स की फाइट के व्यू पर, जो कि सारे ही ऑफिशियली फाइट में एंटर होने लगते हैं, जिसके साथ ही रोंग रोंग अपनी असिस्टिंग एबिलिटीज का यूज करते हुए सारे श्रेक डेविल्स की पावर को असिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पर मा होंगजुन तो टोटली रॉक कर रहा होता है और जबकि मा होंगजुन की पावर एक एंशिएंट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हुई है तबकि मा होंगजुन की पावर भी काफी ज्यादा अमेजिंग लेवल पर जा चुकी हुई है। मगर यहाँ पर फाइट करते हुए मा होंगजुन काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है और उसी के साथ ही कहता है वुहान एम्पायर अपने सोल्जर्स की बॉडीज को ही अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकता है और उस सब का यूज करते हुए बीबी डोंग को गॉडेस कैसे बना सकता है। गॉड बनने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है। सोल्जर्स के लिए वॉर ग्राउंड ही उनकी ग्लोरी होती है और बीबी डोंग उनकी ग्लोरी को ही उनसे छीन रही है। जहाँ पर हम देखते हैं सेमथ वर्शिपर को जो कि मा होंगजुन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, मगर मा होंगजुन इसका सामना बहुत ही आसानी से कर रहा है। हालांकि आप लोग यहाँ पर इस बात का हिसाब भी लगा सकते हो कि मा होंगजुन का पावर लेवल 93 है। रोंग रोंग के बूस्ट के बाद शायद से इसका पावर लेवल 94 को ओवरकम कर पाए, मगर वहीं पर सेवंथ वर्शिपर का ऑफिशियल रैंक 96 की पीक पर है। मगर इतना ज्यादा पावर गैप होने के बाद भी मा होंगजुन बहुत ही आसानी से इसका सामना कर रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है अगर तो बीबी डोंग तुम सब की बॉडीज या फिर तुम सब की साउल्स को ही हासिल करना चाहती है तो फिर सबसे पहले तो तुम वर्शिपर्स को मरना चाहिए। जो गॉड किसी दूसरे की पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद गॉड बनता है या फिर लोगों की लाशें बिछाने के बाद इस रैंक को हासिल करता है, उस रैंक को गॉड नहीं कहा जाता, उसे तो हम सबको एक गोस्ट कहना चाहिए। जिसके साथ ही मा होंगजुन जैसे ही गुस्सा होता है तो वो सेवंथ वर्शिपर को बहुत ही आसानी से उठाकर काफी ज्यादा पीछे फेंकता है, जिसके साथ ही फोर्थ वर्शिपर मा होंगजुन के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अपनी साउल प्रोटेक्टिव बॉडी का यूज करते हुए मा होंगजुन पर अटैक करने के लिए चाहता है। जहाँ पर मा होंगजुन भी अपनी फायर फोनिक्स की पावर का यूज करते हुए इसके साथ 1-on-1 बैटल में एंटर हो जाता है, मगर यहाँ पर मा होंगजुन बहुत ही अच्छी पावर का शो ऑफ दे रहा होता है क्योंकि मा होंगजुन का एनिमी चाहे कोई भी क्यों ना हो, मा होंगजुन बहुत ही आसानी से इन सब को हैंडल कर पा रहा होता है। मगर वहीं पर अपने टीममेट्स की हेल्प करने के लिए रोंग रोंग दोबारा से अपनी सेकंड असिस्टिंग एबिलिटी स्पीड का यूज करती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओवू को जो कि थर्ड वर्शिपर के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिसे असिस्ट करने के लिए आल्सो जुजुचिंग भी यहाँ पर आ जाती है और ये दोनों मिलकर थर्ड वर्शिपर को बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दे रही होती हैं। जबकि ये दोनों ही एजिलिटी ब्रांच से बिलोंग करती हैं, तो उसकी वजह से इन दोनों की स्पीड अटैक्स की फॉर्म में काफी ज्यादा फास्ट होती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं ऑस्कर को जो कि आल्सो यहाँ पर सोल्जर्स की काफी ज्यादा धुलाई कर रहा होता है और अपनी फाइटिंग एबिलिटीज में तांग
तांगसेन की ब्लू सिल्वर ग्रास और तांगसेन के हिडन वेपन्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा सोल्जर्स को बीट कर रहा होता है। जिसके बाद देखते हैं हम दाई मुबाई को, जिसका के फिजिकल स्ट्रेंथ में मुकाबला करना यहाँ पर किसी के बस की बात भी नहीं है। जहाँ पर दाई मुबाई का सिंगल पंच ही काफी ज्यादा सोल्जर्स को एक साथ ही बीट डाउन करता जा रहा होता है। वहीं पर हम लोग दाई मुबाई की एक न्यू एबिलिटी को भी देखते हैं, जहाँ पर दाई मुबाई अपने हैंड से लाइट की फॉर्म में एनर्जी की बीम का यूज करते हुए सोल्जर्स पर अटैक कर रहा होता है और सारे शेक डेविल्स ही अपने एनिमीज को बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दे रहे होते हैं। जहाँ पर सुजुचिंग और शाओवू से तंग आकर थर्ड वर्शिपर अपनी ईट स्पिरिट टेक्निक मॉन्स्टर कंट्रोल का यूज करता है और शेक डेविल्स और वर्शिपर्स की फाइट अपने लास्ट मोमेंट्स के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है। जिसके साथ ही शाओवू दोबारा से तांग्स क्लैन के गॉडली वेपन को यूज करती है, जो कि जैसे ही एक्टिवेट होने लगता है तो तीनों के वर्शिपर्स एक साथ मिलकर इसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश तो करते हैं, मगर इस वेपन को रोकना इन सब के लिए नामुमकिन होता है। जिसके साथ ही जैसे ही ये वेपन एक्टिवेट होता है तो दोबारा से हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लावा को इरप्ट होता हुआ देखते हैं, जिसकी वजह से तीनों वर्शिपर्स को काफी ज्यादा हार्ड टाइम मिलता है। और वहीं पर शाओवू अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करते ही अपनी 9 स्पिरिट टेक्निक 9 डेज मंथ एबिलिटी का यूज करते हुए थर्ड वर्शिपर पर अटैक कर देती है। जिसके साथ ही हम एक एनर्जी के बॉल को देखते हैं, जो कि सीधा ही थर्ड वर्शिपर पर गिर रहा होता है, जिसे काउंटर करने के लिए थर्ड वर्शिपर अपनी 5th स्पिरिट टेक्निक फ्लेम बैरियर का यूज करता है, जो कि एक डिफेंसिव एबिलिटी होती है। मगर 4th वर्शिपर की ये एबिलिटी उसके किसी काम भी नहीं आती और शाओवू की 9 स्पिरिट टेक्निक उसे बहुत ही आसानी से क्रश कर देती है। जिसे देखते ही गोल्डन क्रोकोडाइल बाकी के सारे वर्शिपर्स को यहाँ से वापस चलने का कहता है, मगर जैसे ही ये सब लोग वापस जाने लगते हैं उसी के साथ ही दाई मुबाई इन सब को देखते ही कहता है, सब लोग जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें इन्हें यहाँ से भागने नहीं देना। मगर दाई मुबाई के ये कहने तक तांग हाओ और तांग शाओ दोनों लेजेंडरी ब्रदर्स इन दोनों को चेस करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं एंजल गॉडेस वर्सेस सी गॉड को, जहां पर तांगसेन और क्यान नेंगशुई दोनों ही बिबिदोंग के 9th एग्जाम के गेट को ओपन होता देखकर अपनी फाइट को यहीं पर डिले कर देते हैं। और उसी के साथ ही एंजल गॉड कहती है, आखिरकार बिबिदोंग क्या करना चाहती है। जिसके साथ ही ये दोनों वॉर ग्राउंड के क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं तांग शाओ और तांग हाओ को, जो कि दोनों ही जितना जल्दी हो सके सारे वर्शिपर्स को चेस कर रहे होते हैं। मगर जैसे ही गोल्डन क्रोकोडाइल यहाँ से बचकर भाग रहा होता है उसी के साथ ही दाई मुबाई दोबारा से उससे कहता है, गोल्डन क्रोकोडाइल यहीं पर गिव अप कर दो, तुम्हारे पास फाइट बैक करने का कोई भी चांस मौजूद नहीं है। मगर उसी के साथ ही गोल्डन क्रोकोडाइल उससे कहता है, गिव अप तो तुम सबको करना चाहिए। जिसके साथ ही गोल्डन क्रोकोडाइल दोबारा से जाकर अपनी बिल में छुप जाता है। मगर जैसे ही तांग हाओ और तांग शाओ इन सब का पीछा कर रहे होते हैं उसी के साथ ही इन सब के सामने दोबारा से अनडेड आर्मी अपीयर हो जाती है, जो कि इन दोनों ब्रदर्स को यहाँ पर ही गिरने की कोशिश करने लगती है। जहाँ पर काफी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर्स तांग हाओ और तांग शाओ दोनों पर अटैक करने लगते हैं। मगर इन मॉन्स्टर्स को तांग हाओ बहुत ही आसानी से बीट डाउन करता है। जिसके साथ ही जमीन में से और काफी ज्यादा अनडेड आर्मी के सोल्जर्स बाहर आना शुरू हो जाती हैं और तांग हाओ की पूरी टीम का यहाँ पर सैंडविच करने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ पर इन सब को चारों तरफ से अनडेड आर्मी के सोल्जर्स घेर लेते हैं, जिनमें तांग हाओ के साथ साथ ऑस्कर और रोंग रोंग भी मौजूद होते हैं और दाई मुबाई भी इन सब के साथ ही मौजूद होता है। जहाँ पर जैसे ही अनडेड आर्मी के सारे सोल्जर्स दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं तो उसी के साथ ही एल्डर युगवान और एल्डर हुगवान भी दोनों ही बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर आते ही ये दोनों सबसे पहले तो तांग हाओ को अपनी ग्रीटिंग्स करते हैं और उसी के साथ ही अपनी अनडेड आर्मी को भी रेडी करने लगते हैं। जिन्हें देखते ही सबसे पहले तो मा होंगजुन कहता है, एल्डर क्रिसेंथिमम और गोस्ट मास्टर आखिरकार तुम दोनों जिंदा कैसे हो। जिसके साथ ही एल्डर युगवान कहता है, ये सब हमारी होलीनेस सेक्रेड लीडर की वजह से हुआ है, जिन्होंने कि हमें दोबारा से जिंदा कर लिया है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं एम्परर शुइबांग को, जो कि कहता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षसा गॉड की पावर डेड पर्सन्स को अनडेड में कन्वर्ट कर देती है और उन सब को बिबिदोंग की साइड ही कर देती है, ताकि वो सब लोग इसी पावर का यूज करते हुए हमारी आर्मी पर ही बैक अटैक करते रहें। जिसके साथ ही मास्टर शाओगैंग कहते हैं, अभी के लिए मुझे समझ आ रही है कि हमारी बैटलफील्ड पर जितनी भी बॉडीज मौजूद थीं, उन सब बॉडीज को बिबिदोंग ने अपने फायदे के लिए ही यूज किया था और उनकी पावर को लेने के बाद एक तो बिबिदोंग गॉडेस भी बन रही है और इसी के साथ ही साथ उसने इस सारी पावर को अनडेड आर्मी में भी ट्रांसफर कर दिया हुआ है। जिसके साथ ही तांग हाओ की टीम को जितनी भी अनडेड आर्मी ने घेरा होता है वो सारे ही तांग हाओ की टीम पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं।
जिसके साथ ही मास्टर शाओगेंग कहते हैं अभी के लिए सिचुएशन हमारे लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी हुई है। जिसके साथ ही थर्ड वर्शिपर गोल्डन क्रोकोडाइल से कहता है कि हम सबको वॉर में जाने की जरूरत तो नहीं है। जिस पर गोल्डन क्रोकोडाइल उसे बताता है हम सबको सिर्फ यहाँ पर खड़े रहकर खामोशी से चालिंग गेट पर चल रही सारी बैटल को देखना होगा और बाकी के सारे कामों को हम लोगों को बिबिदोंग पर छोड़ देना होगा। जिसके साथ ही हम आते हैं तांग हाओ की टीम के व्यू पर, जहां पर अनडेड आर्मी ठियानडुओ एम्पायर के सोल्जर्स पर भारी पड़ती जा रही होती है। जिसके साथ ही इन अनडेड सोल्जर्स में तांग हाओ अपने क्लैन के डिसाइपल्स को देखते ही कहता है यहाँ पर हाओटियन क्लैन के भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि वॉर में मर चुके थे, मगर बिबिदोंग उन सब का यूज भी कर रही है। मगर वहीं पर जहाँ पर तांग शाओ इन सब को लेकर काफी ज्यादा सैड होता है, वहाँ पर तांग हाओ का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है और उसी के साथ ही तांग हाओ अटैक करने का ऑर्डर कर देता है। जिसके साथ ही ये दोनों ब्रदर्स यहाँ पर अपना एक्शन शो ऑफ देना स्टार्ट करते हैं, जो कि इस फाइट का भी आल्सो सबसे ज्यादा अमेजिंग पार्ट होने वाला है, जहाँ पर तांग हाओ टोटली इन सारी पावर्स को ओवरकम करता जा रहा होता है और यहाँ पर मौजूद हर चीज को ही डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है। क्योंकि चाहे ये सोल्जर्स कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो चुके हों, एक रियल मॉन्स्टर के सामने खड़े हो पाना इन सब के बस की बात नहीं है। क्या आप सबको लू फेंग की डेथ के बारे में पता है कि आने वाले टाइम में लू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करते हुए मरने वाला है। आखिरकार ये सब कैसे होगा और लू फेंग के मरने के बाद अर्थ के साथ क्या होने वाला है? क्या आप सब ने उस वीडियो को देख लिया है? अगर नहीं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसे कि मैंने नॉवल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, तो लाजमी उस वीडियो को भी चेक कर लेना। और नेक्स्ट इन नॉवल पर ही मैं साउथलैंड की बैटल ऑफ द गॉड्स की सारी स्टोरी को नॉवल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ पर जाकर आप लोग उस वीडियो को भी लाजमी चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।